कई चीजें, बुमराह जैसे बॉलर, सिराज जैसे बॉलर, शमी जैसे बॉलर, अब ठोक दिया इन्होंने, दुनिया भर में ठोक दिया सबको, अच्छी तरीके से बैंड बजा दिया शमी ने। सिराज कतर में बैठे, तुर्की में बैठे, इनके लीडर डिसाइड करते हैं कि कल कौन सा फिगर देना। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो बेटा, तुम जाके बोल देना किसी मुसलमान लीडर ने भारतीय मुस्लिम बच्चियों को यह नहीं पूछा कि बेटा आपके नंबर कितने आए, बेटा आपकी पढ़ाई। अगर आपको यह लगता है कि आपने ऐसे 22 दे दिया हिजबुल्लाह को और हिजबुल्लाह ने बटन दबाया और मिसाइल ने, ऐसा नहीं होता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जेरेमी कॉर्बिन यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, काफी लेफ्ट लीनिंग हैं, कंट्रोवर्शियल हैं। उन्होंने ऋषि सुनाक से बातें करी। ऋषि सुनाक आपको पता ही है, प्रधानमंत्री हैं वहां के। ऋषि सुनाक को बोला है कि यार जल्दी से लड़ाई बंद करवाओ, ये जो इजराइल और हमास के बीच में हो रही है इस लड़ाई को बंद करवाओ, वहां पे गाजा में लोग मर रहे हैं, मैं बहुत चिंतित हूं, मैं बहुत परेशान हूं, लड़ाई बंद कराओ यार। और तुमने ग्रीन लाइट कैसे दे दी? ये ऋषि सुनाक को ये बोल रहा है कि तुमने ग्रीन लाइट कैसे दे दी, तुमने कैसे इजराइल को बोल दिया अटैक। अरे बेवकूफ आदमी, इजराइल पूछ रहा है ऋषि सुनाक से कि मुझे अटैक करना है कि नहीं करना, या हमास ने पूछा था ऋषि सुनाक से कि मे आई हैव योर परमिशन टू प्लीज किल इनोसेंट इजराइलीज, ऐसा बोला था उसने? क्या बकवास की बात कर रहे हो यार। एक ये इंग्लैंड वालों के साथ एक खास प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम। मैं आपको बताता हूं, आज से 80 90 100 साल पहले ये आधी दुनिया पर राज कर रहे थे, ठीक है। इनको अभी तक वो खाए हुए की डकार आ रही है। इनको लगता है कि आज भी हमारा प्रधानमंत्री यहां से फोन करेगा और दुनिया, ऐसा कोई नहीं हिल रहा यार, कोई नहीं हिल रहा, कोई नहीं थर थर कांप रहा। मैं पूरा सपोर्ट करता हूं इजराइल को और मैं कहता हूं ठोको, ठोकते रहो जब तक थक ना जाओ, आराम करो, हाथ मुंह धो, चाय पियो, फिर ठोको। और तब तक ठोकते रहो जब तक हमास को नस्ते नाबूद ना कर दो, जड़ से उखाड़ के ना, हमास को जड़ से उखाड़ के उस जमीन पर नमक डाल दो कि आगे कभी भी हमास अपने पंजे उस जमीन पर ना गाड़ पाए। यस, दुनिया को, पैलेस्टीनियंस को दोबारा आबाद करने के लिए जरूर दुनिया को फंड्स इकट्ठा करने पड़ेंगे, फिर से गाजा को बनाना पड़ेगा, लेकिन इस बार वहां पे हमास नहीं होगी। इट शुड बी अ डेमोक्रेसी जहां पे इलेक्शन होंगे, डेमोक्रेटिक लीडरशिप होगी और यूनाइटेड नेशंस वहां पे आके रहेगा। भाई हमास एक टेरर आउटफिट है, हमास टेररिज्म फैलाता है। हमास को आपने क्या करा है? आपने हमास को आपने उसको सरकार बनाने दी, वहां पे सरकार बना ली उसने, वो वहां पे इट इज रनिंग सर्विसेज। अब मैं आपको एक और चीज, ये देखिए बीबीसी की न्यूज। भाई साहब, ये दोस्तों फ्रॉड कैसे होता है ना, ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि फ्रॉड कैसे होता है, मीडिया का इस्तेमाल कैसे होता है, फेक न्यूज कैसे होती है। अब मैं आपको समझाता हूं। देखो, लेट्स टॉक स्ट्रेट। ये बीबीसी का क्या बोल रहा है आर्टिकल? ये कह रहा है कि 9000 गाजा वाले मारे गए, ठीक है। हमास की हेल्थ मिनिस्ट्री है, ये एक टेररिस्ट संगठन है जिसकी हेल्थ मिनिस्ट्री है, इसका हेल्थ डिपार्टमेंट है भाइयों का, समझ गए? अब दूसरी बात समझो, ये जो कहते हैं 9000 बंदे मार दिए, ये किसके बाप ने जाके गिरे वहां पे 9000? मुझे आज तक समझ में नहीं आया यार। कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि साहब मैंने गिराए, ए बी सी डी ई, इतना बंदा यहां का रहने वाला, फलाना वल्द फलाना, ये मर गया। देखिए दोस्तों, साफ सीधी बात है, कभी भी आपने देखना हमास के फिगर, कभी भी हमास के फिगर, कभी हमास ये नहीं बोलेगा कि यहां पे 3237 लोग मारे गए ना। ये मोटी मोटी बात करते हैं, ये राउंड ऑफ टू द नेक्स्ट हाईएस्ट फिगर। अगर वहां पे 25 लोग मारे गए, क्या 2500 मारे गए? और ढाई इतनी भी जहमत नहीं होता था, 2.5 बोलें, डायरेक्टली 3। हमास रोज हजार बंदे मरवा रहा है वहां पे कागजों पे, और कोई वहां पे गिन तो सकता नहीं है। अब यहां से फिगर्स कौन ले रहा है? देखिए मीडिया इसको कैसे एम्पलीफाई करती है, आप मीडिया का किरदार समझिए। मीडिया इसमें करती है बदमाशी। मीडिया को चाहिए चटपटी खबरें, राइट? या तो 10% वो खबरें चलती हैं मीडिया में दोस्तों जो कि बहुत अच्छी होती हैं कि इंडिया ये जीत गया, इंडिया ने ये चंद्रयान, तो वो खबरें बड़ी चलती हैं। 90% ऑफ द टाइम वो खबरें चलती हैं जो कि आपको बदकिस्मती, खून खराबा, लड़ाई, जंग, युद्ध हो गया, इतने मर गए, इतने, ये लोग बड़े चाव से देखते हैं। और मीडिया को पता है कि अगर हम ये बोलेंगे, राइट, ये बोलेंगे मीडिया से कि मीडिया के द्वारा या टेलीविजन से, अखबार से या मैगजीन के द्वारा हम ये बोलते हैं कि 9000 मारे गए, तो लोग बोलते हैं यार 9000 तो बहुत होते हैं यार, 9 10 15 तो समझ में आ रहा था, 9000 मार दिए। और किसने गिने 9000? ये हमास बोल रहा है 9000, ये हमास बोल रहा है 9000, किसी ने वेरीफाई नहीं करा, हमास बोल रहा है। अच्छा, वहां पे बमबारी हो रही है तो वहां से भाग लिया सब कुछ। अब इनको चाहिए मसाला, मीडिया को
24 घंटे मीडिया को चाहिए मसाला। और ये मसाला आएगा कहां से? 9,000 डेड इन गाजा सेज हमास। हो गया जी, 9,000 डेड इन गाजा सेज हमास। नीचे अब हमास ने कहा या किसी और ने कहा, आपको याद रहेगा? ये गेम होते हैं बॉस, आपको याद रहेगा? नहीं, आपको ये याद रहेगा कि 9,000 मर गए। आप उसी को सच समझोगे और आप अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, परिवारजनों को यही बताओगे कि यार इजरायलियों ने 9,000 बंदे मार दिए। किसने बोला 9,000? कहां के 9,000? वो कौन लोग हैं 9,000? अगर 9,000 को कोई फिगर दे रहा है तो उसकी क्या सैंक्टिटी है? कहीं पे डेड बॉडीज होंगे, किसी ने गिना होगा, किसी ने अकाउंटिंग करी होगी कि यार बड़ा बुरा हुआ, 9,000 बंदे मर गए, ये हैं, कैसे क्या करना है। 9,000 हमास ने भंड मारा, सब लोगों ने बोला 9,000। अब आप देख लेना, कल परसों हमास बोलेगा 10,000, वो ऐसे ही 1,000 करके बढ़ाता रहेगा और ये चलता रहा। 2-3 हफ्ते के बाद 15,000, 20,000, 25,000, उसको तो फिगर देने हैं और वो तो आतंकी संगठन है। तो भैया ये स्टोरी मैंने आपको बताया, ये बीबीसी की स्टोरी है, ये इंडियन मीडिया भी यही कर रहा है। ऐसी बात नहीं कि हमारा मीडिया जो है थोड़ा सा शरीफ है इस मामले में ना, उसको चाहिए चाट मसाला, क्योंकि चाट मसाला बिकता है। मैं देखिए, इजराइल की एयर अटैक्स हुए हैं, गाजा में गिरे हैं, क्या लोग मरे हैं? बिल्कुल 100%। क्या उसमें कुछ इनोसेंट लोग होंगे? 100%। ये होता है जंग में, बुरा है, नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, भारत पाकिस्तान के युद्ध में आपको क्या लगा है कि सारे के सारे जो गुनहगार हैं वही मारे गए, कि हमारे फौजी या उनके फौजी गए? नहीं, इनोसेंट लोग भी। जब लड़ाई होती है, जब जंग होती है, कोलैटरल डैमेज इज अ रियलिटी ऑफ वॉर। यू मे नॉट लाइक इट, आई मे नॉट लाइक इट, वी मे कंडेम इट, बट इट्स अ रियलिटी ऑफ वॉर। कोलैटरल डैमेज होता है। तो क्या कोलैटरल डैमेज हुआ है वहां पे? मेरे हिसाब से गाजा में 100% हुआ है, इसको कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमास झूठ बोल रहा है। कुछ समय पहले इन्होंने 3,000 बोला, फिर अपने 9,000 ले आए, ये 15,000 ले आएंगे, इनको नहीं रोकोगे तो। ये कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। कतर में बैठे, तुर्की में बैठे इनके लीडर डिसाइड करते हैं कि कल कौन सा फिगर देना। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो बेटा, तुम जाके बोल देना 11,000 चलेगा, ठीक है जी हुजूर, ठीक है, डन सर, डन डन, 11,000। मीडिया के सामने बोल दिया 11,000, मीडिया खुश, 11,000। अब ये आपको ऐसा प्रलय जैसा आपने कभी देखा है ये टीवी पे? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा? क्या दुनिया तृतीय महायुद्ध के बिल्कुल दहाने पे खड़ी है? क्या न्यूक्लियर मिसाइल फायर? आपका बीपी बढ़ा के, आपको परेशान करके, आपका बीपी इतना बढ़ जाएगा कि आपको लगेगा कि भाई मैं नोएडा में रह रहा हूं, सेक्टर 40 में मेरे ऊपर बम गिरेगा भी। ठीक है भाई, तो ये काम है, इससे थोड़ा सा बचिए आप लोग। अच्छा, अब आते हैं दूसरी खबर पे। अच्छा दोस्तों, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है जो मैं चाहता हूं कि मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाऊं, आपको अच्छा लगेगा सुन के, क्योंकि ये खबर अच्छी तो नहीं है, लेकिन इसके क्या है कि किस तरीके से हथियार चलते हैं। चाल होती है ना हर चीज की, इंसान की, जानवर की, हथियार की भी अलग चाल होती है। अच्छा, आपको प्रिगोजिन की याद है? वो मोटा सफेद रसगुल्ला, वैगनर ग्रुप का हेड, जिसको पुतिन ने उड़वा दिया था। लोग कहते हैं प्लेन क्रैश हुआ तो प्रिगोजिन को निपटा दिया। अब किसने मारा हमें तो नहीं पता, लेकिन लोग तो यही कह रहे हैं कि पुतिन ने मार दिया। मार भी दिया होगा, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि पुतिन ने उसको निपटा दिया होगा। वो था वैगनर ग्रुप का हेड। ठीक है जी। अच्छा, वैगनर ग्रुप है क्या? ये भी आपको पता है, क्योंकि आपने ये खबरें सुनी है किस तरीके से उसने बोला था कि हम मॉस्को पे चढ़ाई कर देंगे और पुतिन की सरकार को गिरा देंगे और वहां पे अपना कब्जा कर लेंगे। यानी कि ये एक प्राइवेटली हेल्ड मिलिशिया है, ये मर्सनरीज हैं, यानी कि भाड़े के सैनिक। इसमें से जेल के कैदी भी हैं, कुछ रिटायर्ड फौजी भी हैं रशियन आर्मी के। ये सब मिल मिला के बना वैगनर ग्रुप। वैगनर ग्रुप वहां पे एक्टिव होता है जहां पे रूस ये कहना चाहता है कि साहब हमें तो पता नहीं यार क्या चल रहा है, हमें नहीं पता, वी हैव नो आइडिया, हमें पता ही नहीं। अफ्रीका में ये जो पूरे गांव के गांव साफ हो रहे हैं, 200-300 लोग मार दिए गांव में, ये कौन है हमें तो पता ही नहीं। रशियन स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। डिनाइबिलिटी जो होती है ना, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, ये हर एक स्टेट के पास रहती है। हर एक स्टेट के पास ऐसे अपने हथियार रहते हैं, ऐसे औजार रहते हैं कि स्टेट कोई गलत काम करता है, जब मैं स्टेट कहता हूं ना मतलब देश, कोई गलत काम करता है फिर बोलता है बॉस मुझे तो पता ही नहीं कौन है ये, हमें क्या पता कौन है ये। रशिया ने बोल दिया हमें क्या पता वैगनर ग्रुप है। अब इसने करा क्या है देखिए, रूस ने वैगनर ग्रुप को और वैगनर ग्रुप ने सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असाद को SA-22 मिसाइल सिस्टम्स दिए। ये SA-22 ये कौन सी चीज है मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ये है पैंथसीर कहते हैं इसको, दैट इज द रशियन नेम फॉर SA-22। ये एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि दुश्मन का जब हवाई जहाज आएगा ऐसे उड़ रहा है तो नीचे से, जैसे हमारे पास त्रिशूल है समथिंग, आपने इजराइल में आयरन डोम सुना होगा, डेविड स्लिम सुना होगा,
डेविड स्लिंग है, आयरन डोम है, और रूस से जो हमने लिए थे S-400, आपको याद होगा कि भारत ने रूस से खरीदे थे, वर्ल्ड का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। भारत ने आई थिंक 5.6 या 6 बिलियन डॉलर का वो लिया था। वो उसी प्रकार का ये SA-22 एक सिस्टम है। ये फोटो आप उसकी देखिए। तो दोस्तों ये सिस्टम क्यों दिया और ये गया किसके पास है? रूस ने दिया वैगनर को, वैगनर ने दिया बशार को, बशार ने पकड़ा दिया हिजबुल्लाह को। अब आपको पता है कि हिजबुल्लाह क्या है दोस्तों? हिजबुल्लाह है ईरान फंडेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और लेबनान में उसने अपने पंजे गड़ा रखे हैं। लेबनान की सरकार भी चलाती है, जैसे ये हमास वाले यहां की सरकार चलाते थे या अपने पैलेस्टीन की, वो वहां पे लेबनान की सरकार चलाते हैं हिजबुल्लाह। उनकी भी लड़ाई है, उनकी भी खटपट है इजराइल के साथ, तो इजराइल उनको बॉम्ब कर रही है। इजराइल ने 3-4 उनके ठिकाने उड़ा भी दिए, उनके लीडरों को भी 1-2 को निपटाया है। अब इजराइल के पायलट्स बहुत अच्छे हैं, इजराइल के पास लेटेस्ट प्लेन्स भी हैं, लेकिन इजराइल को जो एयर रेड्स में सक्सेस मिला है गाजा में या पैलेस्टीन में, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि हमास के पास एयर कवर नहीं है। ठीक है जी, हमास के पास, और इसीलिए इजराइल उनको एयर स्ट्राइक से ठोकता है। क्यों ठोकता है? क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम है नहीं उनके पास। दे डोंट हैव एन अम्ब्रेला हमास का। अब आप ऐसा थोड़ा ना कि हवा में AK-47 फायर करोगे और वहां पे आप सोचोगे कि F-35 गिर जाएगा। ये पिक्चरों में होता है यार, कि हीरो ने पिस्टल से मारा जहाज। ऐसा होता नहीं है असल जिंदगी में। आपको प्रॉपर एक एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए उसके लिए। और एडी एफर्ट जो होता है ना, ये एडी सिस्टम्स होते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स, यानी कि वो आपको मिसाइल आ रही है उसको बर्बाद करा, हवाई जहाज आ रहा है उसको बर्बाद करा, कोई भी इनकमिंग ऑब्जेक्ट है, ड्रोन है, उसको बर्बाद करा। उसके लिए एयर डिफेंस हमास के पास है ही नहीं, राइट? इसलिए ऊपर से इजरायली एयरफोर्स कर रही है उनकी हैप्पी दिवाली। अब इनको पता है कि लेबनान में फैल रहा है, पूरा मामला लेबनान में फैल रहा है। यहां पे भी ईरान ने जो पीठ पीछे से काम करा है ना, रशिया क्यों देगा? सुनिए, कोई ना कोई तो रशिया को फंड कर रहा है, राइट? कोई ना कोई रशिया को फंड कर रहा है। इन्होंने कभी ये हमास को पहले नहीं दिया था। हमास सुन्नी है, हिजबुल्लाह शिया है, ठीक है? आप चक्कर समझिए, चक्रम समझिए पूरा। जो हमास है वो लार्जली सुन्नी है, हिजबुल्लाह एब्सोल्युटली शिया है, और शिया मिलिशिया है, वो शिया टेरर आउटफिट है, टोटली सपोर्टेड बाय ईरान, जो कि एक शिया मुल्क है, राइट? जैसे मुस्लिम में शिया और सुन्नी होते हैं, तो वो शिया मुल्क है। अब क्या है कि ईरान ने पीठ पीछे से बात करी है, सामने रशिया है, ईरान का कोई नाम नहीं ले रहा, ईरान का कोई भी नाम नहीं ले रहा। अब क्या इनको ये नहीं पता था ईरान को पहले कि जब ये 7 अक्टूबर को अटैक करेंगे वहां से यहूदियों का पलटवार आएगा और 10 गुना ज्यादा खौफनाक पलटवार आएगा? क्या इनको नहीं पता था? इनको बिल्कुल पता था, ठीक है? इन्होंने फायदा उठाया। हमास वाले भी गधे हैं, दे आर ऑल्सो डोंकीज। हमास वालों को बोला कि चलो ठीक है बॉस, थैंक यू वेरी मच, इनका हो गया। अब हिजबुल्लाह वाले तो शिया हैं, वो तो अपने हैं, वो तो अपने लोग हैं यार, अपने भाई हैं। ये तो ठीक है, कूड़ा करकट है, हमास मर गया कोई बात नहीं। अब इन्होंने हिजबुल्लाह वालों को पहुंचाए रशिया, रशिया ने पहुंचाया वैगनर, वैगनर ने पहुंचाया बशर अल असद, उसने पहुंचाया हिजबुल्लाह को पूरी ट्रेन से। व्हेन आई से ट्रेन, आई डोंट मीन छुक छुक वाली ट्रेन, आई मीन दैट ट्रेन, मतलब कंप्लीट लिंक चेन, उसको मैं ट्रेन कह रहा हूं। पूरी जो चेन है, लिंक है दोस्तों, उससे पहुंचे SA-22। और SA-22 इसलिए पहुंचे हिजबुल्लाह के पास कि अगली बार जब इजराइल की एयरफोर्स जाए, इजराइल की एयरफोर्स जब अगली बार जाए और वो उड़े हिजबुल्लाह के, यानी कि लेबनान के एयर स्पेस के ऊपर, तो नीचे से मिसाइल आए, उनके हवाई जहाजों को मार गिराए। ये भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है? ये असद वसाद की तो फौज ऐसी है, कंडम फौज है, ठीक है? ये ज्यादातर अरब कंट्रीज की जो आर्मीज है ना, वो खुद के लोगों पे, जैसे पाकिस्तान की फौज है, वो अरब कंट्रीज की भी फौज वैसी है। थोड़ा बहुत कर लिया इसको, अपने लोगों को थप्पड़ थप्पड़ मार दिया। अगर कहीं पे इलेक्शन गलती से हो गए, जैसे पाकिस्तान में, तो 4 थप्पड़ मार के वोट डलवा दिए, कैंडिडेट तोड़वा ली। इन चीज़ों में, ठीक है, लड़ने वाली फौजें इनके पास है नहीं, ठीक है? और आई मीन ऐसी टोटल टाइप की हैं ये। लेकिन अब क्या है कि ये देखना पड़ेगा, क्या आपके लेबनान के अंदर क्या वैगनर ग्रुप एक्टिव है? सोचने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि वैगनर ग्रुप के पास एयर डिफेंस वाले भी लोग हैं जो कि रशियन मिलिट्री से ट्रेनिंग करके आए हैं। और एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि मैं मेरे एयर डिफेंस में मेरे कोर्समेट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मुझे ज़्यादा एयर डिफेंस के बारे में नॉलेज नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं इतना तो जानता हूं कि एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करने के लिए ज़िंदगी चली जाती है, सीखते रहते हैं। किसी को भी ये अगर गलतफहमी है कि हथियार दे दिया, ठीक है, हिजबुल्लाह को, हिजबुल्लाह वालों को AK-47 नहीं आते ठीक से चलाने, वो तो टेररिस्ट हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपने SA-22 दे दिया हिजबुल्लाह को और हिजबुल्लाह ने बटन दबाया और मिसाइल ने, ऐसा नहीं होता है। इट्स नॉट सो सिंपल।
इसके पीछे साल दर साल की पढ़ाई रहती है। तो ये देखना पड़ेगा क्या वैगनर ग्रुप लेबनान में ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, या फिर वैगनर ग्रुप ने बशार अल असाद के किसी लोगों को ट्रेनिंग तो नहीं दी है, क्योंकि टेररिस्ट का बस का नहीं है चलाना दोस्तों, इसके लिए फौजी ट्रेनिंग जरूरत है। बिना फौजी ट्रेनिंग के काम हो ही नहीं सकता, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। अच्छा दोस्तों, ये इंडिया ने कल बहुत मार लगाई यार श्रीलंका की, मार मार के दुम्बा बना दिया। तो शोएब अख्तर का इंटरव्यू था यार, शोएब अख्तर ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि यार ये तो इंडिया को अब अपने बॉलर्स को सेलिब्रेट करना चाहिए। बैट्समैन तो आपके थे ही वर्ल्ड क्लास, अब आपके बॉलर्स हैं, आपका ये मोहम्मद शमी है या फिर आपका बुमराह है या सिराज है, ये सब जितने भी लोग हैं ये बहुत तगड़ी बॉलिंग कर रहे हैं। यार मैं एक आपको बात बताऊं, मुझे बड़ा दुख हुआ उस समय, मैंने कुछ बोला नहीं उस समय, कि मेरा इतना एक्सेस भी नहीं था उस समय, या फिर मैं इतना जानता भी नहीं था सोशल मीडिया के बारे में, बहुत पहले की बात है। इरफान है ना अपना, इरफान पठान, वो गया था खेलने पाकिस्तान। आपको पता है जावेद मियांदाद ने क्या बोला था? जावेद मियांदाद ने बोला था कि इरफान पठान जैसे बॉलर ना पाकिस्तान के गली कुचों में घूमते हैं। यही चीज उन्होंने बुमराह के लिए भी बोली थी कि बुमराह जैसे बॉलर गली कुचों में घूमते हैं। यार कभी भी ना इतना घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, आपके पास वसीम अकरम, वकार यूनिस, मोहम्मद आमिर, और पहले देख लें तो इमरान खान और सरफराज नवाज, ये सब देखो यार ठीक है, होता है, ठीक है, हमारे पास बैट्समैन थे कभी, पर ये बहुत बड़बोले हैं यार, ये पाकिस्तानी बहुत बड़, खास तौर से पाकिस्तानी पंजाबी इतने बड़बोले हैं, इनकी जबान इतनी लंबी है इनकी कि आई कांट टेल यू यार। 10-10 फुट की एक बंदे की जबान है, एक बंदे की 10-10 फुट की। मैं कह रहा हूं इसकी जबान लेके ना सामने अगर खंबे पे बांध दो तो बाय गॉड उस पर कपड़े सुखा सकते हो, इतनी लंबी जबान है इनकी पाकिस्तानियों की। क्यों करते हैं ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन अब वही बंदे जो कह रहे थे ना कि इरफान पठान जैसे बॉलर हमारे गली में, अच्छा उसमें भी इरफान पठान ने हैट्रिक लिया था, ठीक है, उसमें भी इरफान पठान ने इनका बैंड बजाया था, लेकिन ठीक है इन्होंने बोल दिया, जावेद मियांदाद बोल दिया, उसने बोल दिया वही चीज़। अब बुमराह जैसे बॉलर, सिराज जैसे बॉलर, शमी जैसे बॉलर, अब ठोक दिया इन्होंने, दुनिया भर में ठोक दिया सबको, अच्छी तरीके से बैंड बजा दिया। शमी ने, सिराज ने, बुमराह ने कर दिया। अब यही पाकिस्तानी रो रो के छाती पीट, अब यार चलो यू शुड ऑल्सो सेलिब्रेट, हम तो सेलिब्रेट कर ही रहे थे भाईजान, हम तो बॉलर सेलिब्रेट कर ही रहे थे, आप ही लोगों को खुजली हो रही थी अंग विशेष में 24 घंटे कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। खुशी मिल गई, चैन मिल गया, अगले मैच में जो टीम आएगी उसको भी ठोकेंगे ये लोग। अच्छा जी चलो, नरगिस मोहम्मदी, ये नरगिस मोहम्मदी कौन है? 2023 नोबेल पीस प्राइज की विजेता है नरगिस मोहम्मदी, और ये कहां है? ये ईरान में है। ईरान में कहां है दोस्तों? जेल में है। नरगिस मोहम्मदी को जेल में डाल दिया, क्यों दोस्तों? पहले हिजाब वाला प्रोटेस्ट हुआ था ना, जिसमें महासा अमीनी नाम की एक लड़की मारी गई थी, याद है? ये देखिए उसकी फोटो, महासा अमीनी के प्रोटेस्ट में ये भी नरगिस मोहम्मदी आगे आगे थी। इसको पकड़ के डाल दिया जेल में और बोला अच्छा तुम हिजाब नहीं पहनोगी? उसने बोला नहीं पहनोगी, नहीं पहनोगी, नहीं, कहा जाओ जेल। उसको डाल दिया जेल में, उसको पता नहीं कितनी लंबी, कितने सालों की सजा दे दी, क्योंकि वो हिजाब नहीं पहनना चाह रही थी। अब इसको दिल की प्रॉब्लम है, ये जो वो है नरगिस मोहम्मदी, इसको हार्ट की प्रॉब्लम है और इसको लंग्स की भी, फेफड़ों की भी इसको प्रॉब्लम है, और इसको अर्जेंट मेडिकल केयर चाहिए। लोग कह रहे हैं कि मामला सीरियस है, बचेगी नहीं। तो ईरान की पुलिस ने इससे क्या बोला? बोला ऐसा मैडम, आपको हम अस्पताल ले जाएंगे, हम आपका पूरा इलाज करवाएंगे अपने खर्चे पे, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आप बिल्कुल फिट हो जाओगे, हम आपका पूरा इलाज कराएंगे, लेकिन जब जेल से अस्पताल जाओ, जेल से अस्पताल जाओ तो आपके सर पे हिजाब होना चाहिए। इसने मना कर दिया। उन्होंने फिर रिक्वेस्ट करा कि आप हिजाब पहन लो, हम आपका इलाज कर देंगे। इसने बोला नहीं, बात हिजाब की नहीं यार, बात उसूलों की है। जब मैंने बता दिया कि हिजाब गलत है तो गलत है, अब मेरी जान चली जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मर जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हिजाब नहीं पहनूंगी। मैं सिर्फ जो भारत के जो मुस्लिम लीडर हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा सीख लो, थोड़ा सा सीख लो। नरगिस मोहम्मदी क्या बोल रही है, और आपने कर्नाटका में वो जो छोटी छोटी बच्चियां थी उनको कैसे भड़काया। मैं बार बार यही बात कहता हूं दोस्तों, आज फिर रिपीट करूंगा, किसी मुसलमान लीडर ने भारतीय मुस्लिम बच्चियों को यह नहीं पूछा कि बेटा आपके नंबर कितने आए, बेटा आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपको ट्यूशन की जरूरत तो नहीं है, बेटा हम चाहते हैं कि मुस्लिम समाज से डॉक्टर निकलें, लड़कियां इंजीनियर निकलें, इसरो की साइंटिस्ट निकलें, फौज की अफसर निकलें, IAS IPS IFS में निकलें ना। इन्होंने 75-76 साल में आज तक नहीं बोला, जब से देश आजाद हुआ है इन्होंने ये बोला ही नहीं। इन्होंने हर समय ये बोला बेटा नमाज पढ़ लो, हिजाब पहन, बस। और कहां पे? स्कूल में क्लास के अंदर ही पढ़ लेना बेटा,
ये भी केसेस आए हैं स्कूल में। अरे भाई, गलत जगह गलत काम करोगे फेल हो जाओगे। ठीक है, नमाज पढ़ना अच्छी बात है, एज अ हिंदू मैं कह रहा हूं नमाज पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उसकी जगह है। आप हर जगह अगर उस चीज को ले आओगे, हर जगह उस चीज को ले आओगे, धर्म मजहब को हर चीज ले आओगे, तरक्की कैसे करोगे? यहां पे जो नरगिस मोहम्मदी है वो क्या कह रही है? नरगिस मोहम्मदी ये कह रही है कि हिजाब मेरा पर्सनल वो है यार, अगर मुझे नहीं पहनना नहीं पहनना। वो कह रहे हैं कि तुम मर जाओगे यार, तुम्हारे हार्ट की प्रॉब्लम है, तुम्हारे फेफड़ों की प्रॉब्लम है, तुम्हारी मौत हो जाएगी। कह रही हो जाने दो यार मौत। मैं कह रही हूं मौत नहीं होगी, मौत सबको आती है, कोई बात नहीं यार, मैं नहीं पहनूंगी हिजाब। उसने मना कर दिया। अब ईरान वाले परेशान है, क्योंकि अगर ये मरती है, नोबेल पीस प्राइज की विजेता अगर जेल में इसलिए मर जाती है क्योंकि हिजाब के चलते इसको अस्पताल नहीं ले गए, तो बॉस ईरान की ना वैसी थू हो रही है। ईरान की इतने सालों से थू हो रही है, अब इसमें आग थू हो जाएगी। थू और आग थू के बीच में फर्क पता है आपको? वाट लगने वाली है ईरान की अगर ऐसा कुछ हो गया इस लड़की को तो दोस्तों यहां पे होता है वीडियो खत्म। अब मैं आता हूं सवाल और जवाब पे। और ये जो पहला सवाल है ये है रामोस्की। ये हाफ इंडियन है और हाफ रशियन है। रामोस्की, दोस्तोवस्की सुना था, रामोस्की नहीं सुना। जय हिंद मेजर भाई, जय हिंद भाई, जय हिंद। आपने मेरी आंखें खोल दी और आप मेरे फेवरेट कमेंटेटर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा सवाल है कि तुर्की क्यों नेटो का हिस्सा अभी भी है? क्या किसी को इससे निकाला जा सकता है नेटो से? क्या तुर्की अभी रोग हुआ है जब से एर्दोगान प्रोमिनेंट हुआ है? देखिए ऐसा है रामोस्की जी। अब दोस्तों मैं आपको स्टोरी बताता हूं, ये तो मैंने यहां पे बता दिया ना। अब देखो बात ये होती है कि कंडेम सबको करना चाहिए। अगर आपको एक चीज गलत लग रही है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अगर आपको गलत लग रही है तो आपको वो भी गलत लगनी चाहिए ना। फिर इसमें दोगली पॉलिसी आ जाती है। अब मैं कुछ बोलूं, बोलो इस्लामोफोबिया हो गया, ठीक है ना। तो ये गिल्ट ट्रिप पे लोगों को भेजता है। अच्छा हमें तो होता नहीं गिल्ट ट्रिप, तो हमें तो गिल्ट ट्रिप पे भेजो हिम्मत भाई। देखो साफ सीधी बात है, तुर्की में क्या था? तुर्की में एक चर्च था जिसका नाम है हाया सोफिया, आज भी है वहां पे। वहां पे किंग मेहमेट था, मेहमेट द थर्ड। वो आया, उसने हाया सोफिया को बना दिया मस्जिद। उसने नमाज पढ़ी, वो कहता है कि मैंने नमाज पढ़ लिया, आज से चर्च मस्जिद हो गया। ठीक है जी। फिर वहां पे कुछ और रूलर आए, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद क्या हुआ कि वो मस्जिद बना रहा। कमाल अतातुर्क जो था वो थोड़ा सा सेक्युलर टाइप का था, वो भी टर्की का रूलर था, यंग टर्क्स मूवमेंट वाला जो था। तो कमाल अतातुर्क ने उसको बना दी लाइब्रेरी। उसने बोला ये सब नहीं यार। और कमाल अतातुर्क ने ये भी तुर्की में बोला था कि ये सब वेस्टर्न कपड़े पहनेंगे, सब टाई शाई पहनेंगे, दाढ़ी फाड़ी कोई किसी के नीचे, सब क्लीन शेव होंगे। वो थोड़ा सा अलग टाइप का था आदमी। अभी अर्दोगान आया, ये पहले का है, ये बड़ा ये कमाल अतातुर्क आज का नहीं है, बहुत पहले का ही है। अब ये आया, इसने वापस उसको मस्जिद बना दिया। अच्छा एक चर्च को आपने मस्जिद बनाया, किसी ने नहीं पूछा, किसी के मुंह से चू नहीं निकली। क्योंकि अगर आप बोलें यार तो चर्च है, इतना खूबसूरत चर्च, इसको चर्च रहने दो, तो एक तो सारे ईसाई निपटा दिए। पाकिस्तान में क्या हुआ, हिंदू निपटा दिया आपने वहां पर। वो अब पाकिस्तानी टीवी पे कहते हैं कि जी तुसी मंदिर का क्या करोगे, शॉपिंग मॉल ही बना दो इसको तोड़ के। हिंदू तो है नहीं, हमने कन्वर्ट कर दिए उनकी लड़कियों को, उनकी औरतों का तो रेप कर दिया, कन्वर्जन कर दिया, कहानी खत्म कर दी हमने। तो अब तुम्हें मंदिर क्यों चाहिए जब हिंदू है ही नहीं वहां पे, तो ना के बराबर है। तो दोस्तों यही स्टोरी है, मैं आपको बताता हूं कि जब एर्दोगान करता है ना तो कोई कुछ नहीं बोलता। उसने बोला कल से मस्जिद होगा, हो गया मस्जिद, कहानी खत्म हो गई। दुनिया ने चू नहीं बोला, किसी ने यह नहीं बोला कि आप अगर आपके पास वो पावर है, आप तुर्की के राष्ट्रपति हैं, तो ओरिजिनली ये चर्च था, आप इसको चर्च ही रहने दीजिए। वहां पे बहुत कम क्रिश्चियन हो, कोई बात नहीं, दुनिया के क्रिश्चियन आके देखेंगे हाया सोफिया, नहीं आपने उसको मस्जिद बना दिया। क्योंकि आप बना सकते थे, आपकी गुंडागर्दी है, आपके हाथ में राज, अपना बनाओ। तो ये है तुर्की का। देखिए जो लड़ाई है ना, दिस इज अ वॉर ऑफ रिलीजन। इसमें जियोपॉलिटिक्स एक हथियार है। कनिष्क शंडलिया, देखिए ये कहते हैं कि जो सेपरेटिस्ट हैं वो चाहते हैं कि भारत के टुकड़े हो जाएं। हम नागरिक होने के नाते हम क्या कर सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है भारत का, वो बरकरार रहे, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने, बाप दादाओं ने हमारे लिए करा था। देखिए इसमें तो है कि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सेपरेटिस्ट कर क्या रहे हैं, ये समझना पड़ेगा आपको। जिस दिन आप समझ जाएंगे कि सेपरेटिस्ट कर क्या रहे हैं, उस दिन आप भी बिल्कुल आराम से बैठ जाएंगे और फिर आप काम कर सकेंगे उनके खिलाफ। ये किस तरीके से यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में अपना एजेंडा चलाते हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में एजेंडा चलाते हैं, किस तरीके से सेपरेटिस्ट इनके साथ, इनके जो प्रोफेसर्स हैं इनके साथ ही सेपरेटिज्म फैलाते हैं, किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, आज की तारीख में केरला में कुछ ऐसे लीडर्स हैं, मैं उनका नाम लेना ठीक नहीं समझता, कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो कह रहे हैं कि नहीं हमास ने अटैक करा इजराइल पे, बिल्कुल ठीक करा यार, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए, वो व्हाटएवर दे डू दे आर जस्टिफाइड। क्यों? क्योंकि आपको वोट चाहिए।
ये है, ये सच्ची बात है, ऐसा हुआ है। तो दोस्तों ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि ये जो पूरा मामला है ना, ये पूरा मामला, ये आपको समझना पड़ेगा ये होता क्या है, ये होता क्यों है। ये जिस तरीके से सेपरेटिज्म होती है, क्यों होती है, जिस दिन आप समझ लेंगे, जिस दिन आप स्टडी कर देंगे, आपको लड़ने में आसानी रहेगी। इसके ऊपर स्टडी करिए और जहां पे आपको दिखे आप इसके ऊपर खड़े हो जाइए, आवाज उठाइए इसके खिलाफ। तरुण सारंगी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग तरुण जी, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 2 मिलियन सब्सक्रिप्शन। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू यार, आप लोगों ने सब्सक्राइब करा है तब तो जाके 2 मिलियन पहुंचे। मेरा सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज डिवाइडेड हैं हमास के अटैक के ऊपर। सऊदी यूएई ने अपने आप को दूर कर लिया है। आपको लगता है कि डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस मिडिल ईस्ट में स्टार्ट हो गया है? आपको क्या लगता है कि इस्लामिक ब्रदरहुड रेलेवेंस लूज कर रहा है रीजन में? देखिए ऐसा है तरुण जी, तरुण सारंगी जी, ऐसा है कि सवाल आपका बहुत बढ़िया है। देखिए जो अमीर मुल्क है ना, अमीर मुल्क या तो इससे दूर है, मैं मुस्लिम मुल्कों की बात कर रहा हूं, अमीर मुल्क या तो दूर है या बिल्कुल अंदर घुसे हुए, इसमें न्यूट्रल कोई नहीं। जैसे कि यूएई और सऊदी पीछे हटे हुए हैं, कतर आग में घी डालने का काम कर रहा है, ठीक है। जहां तक मुस्लिम ब्रदरहुड के रेलेवेंस का नहीं, मुझे लगता है आज भी वो खतरा है, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह मत देखिए, आप इसको मानसिकता की तरह देखिए। ये एक माइंडसेट है, माइंडसेट को हटाने में डी रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं। सारी की सारी हदीस हटा दी उसने, मोहम्मद बिन सलमान ने, उसने बोला सिर्फ कुरान से काम चलेगा, सिर्फ कुरान देखेंगे, हदीस नहीं देखेंगे, उसने हटवा दी। बहुत सारी चीज़ें, वुमेन का ड्राइविंग है, ये सब है, कई सारी चीज़ें सऊदी अरेबिया को मॉडर्नाइज करना, क्योंकि उनका ऐसा मानना है, और मानना ठीक भी है कि एक मॉडर्न देश में फिर वो संकीर्ण मानसिकता जो होती है ना, जो बिल्कुल नैरो माइंडेडनेस, वो नहीं होती। वहाँ पे लोग पढ़े लिखे होते हैं तो थोड़ा सा दिमाग खुलता है, लोग देखते हैं दाएं बाएं, तो उससे फ़र्क पड़ता है। 100% फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन हाँ काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो यही काम हो रहा है, यूएई में भी हो रहा है। आप दुबई देखिए, दुबई इज़ लाइक एनी अदर यूरोपियन सिटी यार, इज़ एब्सोल्युटली मॉडर्न। रतन पॉल, जैन सर, जैन रतन जी, ये कह रहे हैं हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी वहाँ पे एंटी इंडियन और एंटी हिंदू थॉट्स लाती है और ब्रेन वॉश करती है स्टूडेंट्स को, और यहाँ पे फंडेड है इंडियन कंपनीज लाइक टाटा, महिंद्रा, इन्फोसिस, नोइंगली और अनोइंगली। नहीं, ऐसा नहीं है रतन जी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ठीक कह रहे हैं, आप गलत नहीं कह रहे, लेकिन थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करके आपको बताता हूँ। देखिए ऐसा है ना कि आपका ये सोचना है कि इन्फोसिस है, महिंद्रा है, टाटा है, ये जानबूझ के उनको पैसा दे रहे हैं, ये जानते हुए कि वो एंटी इंडियन है, एंटी हिंदू, ऐसा नहीं है। आपको कभी भी यूनिवर्सिटी में हजारों लोग हैं, आपको अलग अलग थॉट्स वाले मिलेंगे। ये हार्वर्ड को फंड कर रहे हैं, चाहे टाटा हो, चाहे महिंद्रा हो, चाहे इन्फोसिस हो, दे आर फंडिंग हार्वर्ड, दे आर नॉट फंडिंग अ थॉट प्रोसेस। अब हार्वर्ड से प्रो हमास रैली निकल गई, ठीक है, तो उसमें हार्वर्ड का रोल नहीं है, ये स्टूडेंट्स का रोल है, हमें अलग से देखना पड़ेगा। इसमें कोई होमोजीनियस एंटिटी नहीं है विच इज हार्वर्ड। हाँ, जिस दिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक एंटी हिंदू कोई चीज बोले कि वी बिलीव, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, जो भी इनको लीड करता है, मुझे नहीं पता, अगर वो लोग करते हैं तब आप इनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। पर अगर 10, 15, 20, 50 स्टूडेंट्स या 1-2 सोसाइटी कुछ अलग करती हैं या कोई भी एक्शन लेता है, देन इट्स अ सेपरेट केस। ठीक है सर। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।